नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा बजट मेरी आवाज। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आवाज बुलंद करके कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सीएनबीसी आवाज की जो खास मुहिम थी मेरा बजट मेरी आवाज, इसे आपने यानी दर्शकों ने अपने प्यार और भरोसे से एक सक्सेसफुल, एक सफल मुहिम बनाया। क्योंकि जब से करीब 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले से हमने इसे शुरू किया है, आपने इतने सुझाव, इतने वीडियोस हमें भेजे हैं कि उन्हें डालना, उन्हें बनाना, उन्हें पेश करना मतलब एक अच्छा खासा एफर्ट लगा है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है आप लोगों का कि आपने इतनी बड़ी तादाद में इस मुहिम में हिस्सा लिया और अपनी बजट विशेष को हम तक पहुंचाया, जिसके ज़रिए हम उम्मीद करते हैं कि वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी तक पहुंची हैं। क्योंकि लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर, टीवी पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार वो बजट विशेष आपकी जाती रही हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी और गहरी बातें आप लोगों ने की हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम उन बजट विशेष को ही एक तरीके से इकट्ठा करके लाए हैं, उनका एक सार यहाँ पर लाए हैं जो आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर या अलग अलग लोगों ने डिमांड रखी हैं कि भाई ये होना चाहिए। निर्मला जी प्लीज़ बजट में आप हमारे लिए ये सब कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि कल बजट में उनमें से कुछ चीज़ें होती हुई भी हमें, और कुछ क्या अगर अधिकतर चीज़ें होती हुई भी नज़र आ जाएं तो फिर क्या ही बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया। मेरा बजट मेरी आवाज़, सीएनबीसी आवाज़ हमेशा आपकी आवाज़ बनता और ये साल भी कोई अलग नहीं रहा है। अब कल बजट का बड़ा दिन है, तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि ये बजट विशेष किस हद तक पूरी हो सकती हैं, कितनी पूरी हो सकती हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि दर्शकों के साथ साथ हमने अपने एक्सपर्ट से, अपने नियमित जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, जो आके आपको कभी टैक्स के बारे में राय देते हैं, कभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में राय देते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, आपका ज्ञानवर्धन करते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं, उन्होंने भी अपनी बजट विशेष हमें भेजी है। तो मेरा मौका है यहाँ पर कि शरद जी, फिरोज जी, आपको भी प्रत्यक्ष रूप में धन्यवाद दूँ। आपने भी अपनी अपनी बजट विशेष रखी थी, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबकी वजह से ही ये मुहिम सफल हो पाई है। राइट, तो अब है वो बड़ा दिन, कल बी डे, डी डे की तरह कल का बी डे यानी बजट डे। कितनी उम्मीदें हम सबकी कल पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीदें तो हमेशा करनी ही चाहिए। राइट शरद जी, तो टैक्स एक ऐसी चीज है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों के बजट विशेष हमें मिले, और चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे और आम करदाता हों, टैक्स सबके मन की पहली पसंद होती है। सबको उम्मीद रहती है कि वित्त मंत्री कुछ तो राहत हमें टैक्स में देंगी। क्या उम्मीद लगती है आपको इस बार टैक्स में? कोई राहत, कोई बड़ी राहत, कुछ अलग तरह की राहत मिलने की हम आशा रखें? विपिन, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, फिरोज को भी। बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा जलती रहती है, हर साल रहती है। और हम तो ये भी कह रहे थे कि जब हम उम्मीद रखते हैं तो कुछ नहीं आता। इस बार नाउम्मीदी लाके देखे, पर नाउम्मीदी लाने का मन नहीं करता है क्योंकि एक तो अर्थव्यवस्था की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमें कंजम्पशन चाहिए। अगर इस अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है तो कंजम्पशन चाहिए, और सरकार के हाथ में वो कुंजी है। अगर टैक्स में कुछ रियायत मिलती है तो जो बचत होगी वो कंजम्पशन में जाएगी। या तो बचत करते हैं लोग या कंजम्पशन में जाएगी, मतलब या सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक। तो मुझे लगता है खर्चने का चांस ज्यादा लगता है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने अक्सर कंजूसी करी है अपने खाने पीने की चीजों में, कंज्यूमर गुड्स खरीदने में, मकान खरीदने में, गाड़ी खरीदने में। तो कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा और बनती भी है, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन आप देखें और जो आंकड़े निकल के आए विपिन, उसमें पीआईटी हम कहते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, सीआईटी और पीआईटी। सीआईटी यहाँ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पेयर्स है। पीआईटी हम बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को। तो इनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो कॉर्पोरेट से ज्यादा है, इनकी गिनती भी ज्यादा है। तो ये लोग उम्मीद लगा के बैठे। और मजे की बात यह है विपिन कि 8-10 करोड़ लोगों को ने रिटर्न फाइल करी, पर जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स थे, यानी कि जिनकी जेब से निकल के पैसा गया, उनकी गिनती मात्र 2-2.5 करोड़ की है। तो ये, मैं तो 145 करोड़ की आबादी में इनको वीआईपीज बोलता हूं। दे आर ब्लू आइड। ये तो ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो कि देश में 22-24 लाख करोड़ की टैक्स कलेक्शन कराते हैं। बिल्कुल, न्यू रेजीम जब से आई है विपिन, उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें रियायत नहीं दी गई, पर उसमें अभी रियायत की और गुंजाइश है। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी, ये तो आप भी इसके भुक्तभोगी हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिलती है,
मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख होनी चाहिए। अब टाइम बदल गया है, महंगाई है, और बिजनेस वाले बड़ा कुछ खर्चा क्लेम कर जाते हैं। बेचारे सैलरी वाले सबसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उनको खर्चा क्लेम करने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी नाइंसाफी सी यहाँ दिखती है। तो 1 लाख इसको कर देना चाहिए। बेसिक स्लैब है 3 लाख का, वो भी अब 3 लाख के जमाने गए। 3, 6, 9, 12, 15, आपको पता होगा ये स्लैब रेट्स हैं। और 5, 10, 15, 20 और 30, 20 के बाद ये 30 की छलांग लगती है। ये भी भरने की जरूरत है, इस गड्ढे को 25% लाने की जरूरत है। और जो 87A का रिबेट मिलता है विपिन, 25,000 रुपए का, मुझे लगता है वो रिबेट भी अब रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि 7-7.5 लाख रुपए तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसको अगर 10 लाख कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत प्रूडेंट रहेगा। और मजे की बात यह है विपिन के, इन सब बातों से आप जो चेंजेस करेंगे उससे कितना फिस्कल लोड पड़ेगा। 10-20 हजार करोड़ का मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लोड पड़ने वाला है। तो उसको देखते हुए और जो इससे फायदा होगा वो कई गुना होगा। मैं इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके करके विपिन देख रहा हूं। आपने जिस स्टाइल से विपिन शो को शुरू किया था ना, तो 2 लाइन आपने बड़े बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में इसको किया था। आप इजाजत दें तो मैं 2 लाइन जरूर सर। इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। मैं कुछ लिख रहा था आपके शो शुरू होने से पहले कि उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं। ठीक है, उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं, हर ख्वाहिश को दिल में दबाए बैठे हैं। ये बेसिक स्लैब की, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की, ये हाईएस्ट रेट और देर से लगे इसकी, तो उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं, ख्वाहिशों को दिल में दबाए बैठे हैं। आर्थिक आंधियां चाहे कितनी भी चले, आर्थिक आंधियां चाहे कितनी भी चले, हम फिर भी उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं। मुझे लग रहा है ये टैक्स पेयर्स क्या के बात है। मैंने मन की व्यथा बताई है। बाकी जी उम्मीद जी। करता हूं वित्त मंत्री महोदया के कान में शायद ये पहुंच जाए। ज़रूर ज़रूर। नहीं, ये वक्त की डिमांड भी है कि थोड़ी राहत दीजिए, थोड़े डायरेक्ट टैक्स कम कीजिए, और हम खर्चा करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आप तक वापस आपके पैसे पहुंच जाएंगे। कीजिए तो सही एक बार ये कोशिश। फिरोज साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, यहाँ थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाता है। आप अक्सर आके हमें बताते हैं कि भाई आप इस फंड में पैसे लगाए, यहाँ पैसे बचाए, इससे और पैसा बढ़ाए। अब ये थोड़ा मामला अलग है कि भाई खर्चा करें तो फिर पैसे बचेंगे नहीं, या फिर थोड़ा बीच का रास्ता निकालें। विपिन जी नमस्कार। शरद साहब आपको भी नमस्कार। इतने शायराना अंदाज में शायद ही मैं कह पाऊंगा। मैं अपनी उम्मीदें थोड़ी सरल मतलब नॉर्मल कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग करना और खर्चा करना, तो फजूल खर्चों और खर्चों में बड़ा अंतर होता है। एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए इंसान जीता है, पैसा इंसान के जीने में काम आता है, जीने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आप कमा रहे हैं, उसका अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है कि पोर्टफोलियो में क्रिएट करें, उसको बढ़ाते जाएं। सो मैं खर्चे, संतुलित खर्चे के पक्ष में हूं हमेशा से। अब रहा सवाल बजट का, बात करें तो बजट से मेरी ये उम्मीद है, कंसिस्टेंसी की उम्मीद है। देखिए हर 6-8 महीने में, अभी 8 महीने पहले एक बजट आया था, उसमें वित्त मंत्री जी ने हर एसेट क्लास की छू ली। एसेट क्लास की रिटर्न्स को, इक्विटी की रिटर्न चेंज हो गई, रियल एस्टेट की चेंज हो गई, अनलिस्टेड की चेंज हो गई, गोल्ड की चेंज हो गई, ईटीएफ की चेंज हो गई, सब एसेट क्लासेस की, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स की टैक्स चेंज हो गई। अब वापस 8 महीने में आप बदलाव करेंगे तो मुझे 8 महीने तो पढ़ने में लगते हैं, फिर वापस नए सेक्शन पढ़ूं मैं। पहले 300 सेक्शन है, वो 300 में से 100 तो सिर्फ जुगाड़ के लिए सेक्शन है, जो आदमी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके गवर्नमेंट से पैसा कम देना चाहता है उसका प्रयोग करता है। सैलरी क्लास, जैसे शरद सर ने कहा, उनको बेचारों को खाली वो एटीसी मिलता है, उसमें बेचारे उम्मीद करते रहते हैं 1.5 लाख से 2 हो जाए, 2 से 2.5 हो जाए। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी, वरना मिनिमम एजुकेशन इंडिया में सीए कर दें, ताकि भाई आदमी कल बजट पढ़े और आज समझ जाए और आज से उसको लागू करने लग जाए, वरना बार बार चेंज ना करें। ये मेरी विनती हो। सेकंड, जी ये विनती होगी मेरी कि भाई आप जो भी करें, हर एसेट क्लास को निष्पक्ष होकर करें। इंडेक्सेशन निकाल दिया गया लास्ट बजट में, फिर रियल एस्टेट वालों ने हंगामा किया तो रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन वापस आ गई, डेट फंड के लिए नहीं आई। ये कहां का इंसाफ है? तो क्या क्राइंग बेबी ओनली गेट्स मिल्क? तो फिर भाई सबको आंदोलन पे उतरना पड़ेगा। रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन वापस लाया गया तो डेट फंड ने क्या पाप किए थे? तीसरा, आपने ऐसे ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं तो 2 सेक्शन ऐसे दिए हैं, सेक्शन 54, सेक्शन 54 है। कोई भी प्रॉपर्टी बेचो, आप वापस री इन्वेस्ट कर दो तो टैक्स की रियायत मिल जाती है। इक्विटी में तो ऐसा नहीं है, मैं एक स्टॉक बेचूं
तो उसकी टैक्स भरनी पड़ती है, फिर दूसरे टैक्स में दूसरे स्टॉक में डालूं तो वापस उसकी टैक्स भरनी पड़ती है। रियल एस्टेट को ये फायदा क्यों? इसका सवाल का जवाब ही नहीं मिला मुझे। सेक्शन 54 और 54F की वजह से गरीब लोगों के पास घर नहीं है, अमीरों के पास 8-8 घर हैं 4 परिवारों के नाम पे। उसको अबॉलिश करें। माना कि मेरे खुद के क्लाइंट HNI हैं, वो बड़े नाराज होंगे सुन के, बट जो सच की बात है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे होगी अगर इक्विटी बेच के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो तो इक्विटी की टैक्स माफ। इसको कहते हैं सेक्शन 54F। ये कहां का इंसाफ है? उसको हटाएं। बी निष्पक्ष, बी कंसिस्टेंट इज द ओनली उम्मीद आई हैव फ्रॉम दिस। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने कही फिरोज साहब, और डेफिनेटली जिस क्लाइंटेल को आप हैंडल करते हैं वो सुनेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो बात सही है और जो मासिस के लिए है उसको कहना भी ज़रूरी है। कोहली साहब, क्या एक तो ये है कि जो हम उम्मीदें लगाते हैं वो भी हैं, लेकिन जैसा फिरोज ने भी कहा कि एक संतुलन चाहिए, एक प्रोग्रेशन चाहिए और एक थोड़ा सा विजन भी चाहिए उसमें फ्यूचर के लिए। ऐसे ही बजट की उम्मीद रखें कल? देखिए, मैं मानता हूं बाकी कुछ हद तक मैं फिरोज से सहमत हूं, पर यह भी तो सच है कि अर्थव्यवस्था की और हमारी निजी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति समय समय पर बदलती रहती है। हालात के हिसाब से हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। ये सच है कि जितनी बार आप चेंज करते हैं, एवरी टाइम यू ट्राई एंड सिंप्लीफाई, यू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। शायद फिरोज ये भी कहना चाह रहे थे कि जो इतना आप बदलाव करेंगे तो आपको पढ़ने में, उसको समझने में, और आपको पिछला बजट की अगर स्पीच याद होगी विपिन, मैं आपके जी साथ ही था, तो वित्त जी मंत्री महोदया ने एक बात बोली कि हम 6 महीने के अंदर एक नया इनकम टैक्स टाइप सिस्टम लाना चाहते हैं, जी जी, बिल्कुल याद है। जो कि आसान हो, पढ़ने में आसान हो, ये सब सेक्शन हो, प्रोविजन सो एंड सो, सब्जेक्ट टू सो एंड सो, रेफरेंस टू प्रोविजन सो एंड सो। आम आदमी जब थोड़ी देर पढ़ता है ना, तो दो दो बातें हो जाती है विपिन, या तो एक तरफ रख देता है या उसको नींद आ जाती है। तो मुझे मुझे लगता है कि लोगों को एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम की उम्मीद है, ये तो पक्का है, और ये तो मुझे उम्मीद है फिरोज भाई भी चाहेंगे। अगर सिंप्लीफाइड टैक्स में कुछ बदलाव होते भी हैं तो ऐसे बदलावों का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात विपिन, अगर ये बदलाव भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, देखिए मैं बड़ी बात कह रहा हूं और आप इससे सहमत होंगे और फिरोज भी इनकार नहीं कर सकते, हो जाए कॉम्प्लिकेटेड बदलाव, हो जाए बार बार बदलाव, पर हर बदलाव मेरा टैक्स बचाए, हर बदलाव मेरे टैक्स को सिंप्लीफाई करे, तो मुझे लगता है ऐसे बदलाव के तो मैं दिन में साल में 10 बार भी हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा, अगर मेरे 4 पैसे बचते हैं। इसमें इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। बस ये टैक्स पेयर्स यही चाहते हैं कि ये सिंपल हो जाए, सेल्फ कंप्लायंट हो जाए, हम खुद इसको कंप्लाई कर पाए। और इसको ऐसा करने के लिए विपिन, आपको बदलाव तो इसमें करने पड़ेंगे। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट हमारा सीनियर सिटीजन हो चुका है, 64 साल का हो गया, 1961 में आया था, इस समय 64 साल का हो। मैं सीनियर सिटीजन की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि जो सीनियर सिटीजन हो जाए उसको बदल देना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे आउटडेटेड प्रोविजंस हैं, उनकी सफाई की जरूरत है, उनकी क्लेंजिंग की जरूरत है। तो शायद जी वित्त मंत्री महोदया जो कह रही थी, उनका मतलब यही था कि हम एक सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लाना चाहते हैं। तो अगर ये आ जाता है विपिन, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था, तो 6 महीने बीत चुके हैं, और 6 महीने बीत चुके हैं तो कुछ ना कुछ, और हम तो, मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब कुछ ऐसा करेंगे कि इनकम टैक्स के बदलाव इनकम टैक्स बिल की बजाय नोटिफिकेशन के जरिए ला दिए जाए। ऐसा भी कुछ सुनने में मिल रहा है, मुझे याद है आपके चैनल पे भी एक ऐसी खबर चली थी। तो ये जो बदलाव आएंगे ये स्वागत करने योग्य हैं। 1 रुपया भी अगर विपिन मेरा बचता है तो जी मैं ऐसे बदलाव को स्वागत करूंगा। और जो फिरोज कह रहे थे कि 54F को हटा देना चाहिए, मैं उनको बताना चाहूंगा, ना केवल HNIs बल्कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इससे बचता है। अब स्टॉक्स पे नहीं बचता। सरकार को लगता है कि भाई मकान में रहना तो एक जरूरत है आपकी जिंदगी की, पर स्टॉक खरीदना जरूरत है कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बुरा मत मेरी बात का मानेगा, मैं स्टॉक्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी इन्वेस्टर हूं, पर स्टॉक्स जी खरीदना के बिना आपका गुजारा नहीं, पर सिर पे छत तो चाहिए ना एक। तो इस लॉजिक से उसको स्टॉक्स पे 54F को नहीं दिया गया है, जबकि मकान बेचने पे आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो हमें इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। पर मैं बहुत स्वागत करूंगा विपिन, अगर ये नया इनकम टैक्स एक्ट कल सुनाई देता है, या नया इनकम टैक्स सिस्टम मुझे कल सुनाई देता है, या उसकी कुछ सुगबुगाहट भी अगर सुनाई देती है, तो भी मैं समझता हूं एक अच्छा कदम होगा। बाकी टैक्स पेयर्स रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं, ये तो आप 10 में से 11 टैक्स पेयर्स रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपको सच में हकीकत का डेटा दूं कि सब के सब टैक्स पेयर्स बिल्कुल 2-2 बार उम्मीद कर रहे हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों की ना, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की विपिन बचत बहुत कम रह गई है। मिडिल जी क्लास की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। पहले मिडिल क्लास 5-6 लाख कमाने वाले को कह देते थे, आज ये, मैं ये नहीं कहता कि इससे नीचे वाले मिडिल क्लास नहीं है, पर अब ये 15 लाख 20 लाख तक अब मिडिल क्लास ही माना जाता है। पहले ये लोग
अमीर माने जाते थे, आप तो इस बात से स्वीकार करेंगे। तो एक 1.25 लाख सैलरी अब कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं है, इतनी बड़ी कमाई नहीं है कि आप जो है देश के अमीरों में गिनती आ जाए। भले इनकी गिनती अभी भी कम है, पर फिर भी ये मिडिल क्लास है, तो इन लोगों को राहत की उम्मीद है। इनके हाथ में पैसा बच नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है टैक्स एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप पैसा लोगों की जेब में डाल सकते हैं, भले ही उनकी गिनती कम क्यों ना हो। विपिन जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि मेरा बजट मेरी आवाज़ में 90% जो हमारे पास चीज़ें पहुंची, लोगों की आवाज़, वो इनकम टैक्स के इर्द गिर्द ही थी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरी आवाज़ थी वो थोड़ी कम ज़रूर रही, लेकिन बड़ी पुख्ता और बड़ी ज़ोरदार थी। वो थी हमारे सीनियर सिटीजन्स की। वो अपने एफडीज़ पे कुछ मांग रहे थे, वो अपने लिए कुछ राहत मांग रहे थे, और वो बातें सुन के लग रहा था कि बहुत जेन्युइनली उनके हार्ट से आ रही है। क्या वित्त मंत्री उनके लिए कुछ अलग करने जा रही है? और देश के युवा, वहाँ से भी काफ़ी सारी डिमांड्स हमारे पास आई। ये तो अहम मुद्दे होंगे। क्या कल के बजट पर दोनों चीज़ें एड्रेस होंगी? वार्ता जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरा बजट मेरी आवाज़, सीएनबीसी आवाज़ की खास मुहिम, जिसमें आप सबने अपने अपने वीडियोस बना के भेजे हमें, अपनी बजट विश बनाई। हमने उन्हें टीवी पर और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पिछले 1 महीने से चलाया, और उम्मीद करते हैं कि उसमें से बहुत सारी बजट विश इस बजट में पूरी हो जाए। हमारे 2 मेहमान फिरोज़ अजीज साहब और शरद कोहली जी हमारे साथ बने। फिरोज़ जी, जैसा मैंने कहा कि 90% डिमांड तो जो आई वो टैक्स में राहत की आई। सीनियर सिटीजन्स ने हमें बहुत वीडियो बना के भेजे, और वो बिल्कुल ऐसे वीडियोस थे जो दिल को छू गए। कोई कह रहा है कि जो सेविंग्स है उनकी, उस पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिले, एनपीएस का जो विड्रॉल है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, एफडी को लेकर बहुत सारे लोगों ने बात की। ऐसा लगा क्योंकि वो ज़रूरतमंद भी है, जीवन के उस पड़ाव पे खड़े जहां ऐसा लगता है कि सरकार उन पर भी ज़्यादा ध्यान दे। आपको लगता है वहां कोई अनाउंसमेंट आ सकती है? यस विपिन जी, आ सकती है और आनी भी चाहिए। बिल्कुल सीनियर सिटीजन्स की जो मांगे हैं पूरी होनी चाहिए, बिकॉज वो उस कगार पे हैं जहां आप कंज्यूम कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया को बनाया तो इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उनकी मेहनत से ही बनी है। अब उनकी मेहनत से बनी है, अब वक्त है कि भाई उनकी जो रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, उनको लाइफस्टाइल में कटौती ना करनी पड़े। बट आई डोंट थिंक वहां टैक्स के इसमें आंसर इतना ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में अगर आप नई टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल करते हो टैक्स, 15 लाख की भी इनकम है तो आप 9-10% टैक्स से छूट जाते हो। 15 लाख की इनकम के लिए एफडीओ से आपको अगर 7% का ब्याज मानो तो 2 करोड़ की एफडी चाहिए होती है। तो 2 करोड़ की एफडी कितनों के पास है इंडिया में, मैं नहीं जानता। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि वहां जैसे कहा है कि एक नई एफडीज की जरा सुविधा हो जहां ज्यादा ब्याज मिले। इंडिया में फ्लैट यील्ड कर्व मिला है, 1 महीने का ब्याज, रेपो रेट भी ले लो, आप रेपो रेट ले लो और 10 ईयर जीसेक ले लो, दोनों ही 6.75, 6.5 और 7 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब फ्लैट यील्ड कर्व कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में लंबी अवधि के पैसे जो रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट है, उनके लिए कोई नई स्कीम लाके उनको एक्स्ट्रा ब्याज मिलना, आई थिंक बजट में से थोड़ा पैसा उधर रखना इज लो इम्पैक्ट, ग्रेट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल हु हैव बिल्ट दिस कंट्री। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे डेट फंडों में लास्ट टाइम वो सेक्शन 50AA के आधार पे शॉर्ट टर्म, अगर डेट फंड एक सीनियर सिटीजन 10 साल के लिए होल्ड करे, 50 साल के लिए होल्ड करे, अगर उनके उनके बच्चे बेचें तो भी उसको शॉर्ट टर्म करार दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? शॉर्ट टर्म, अंग्रेजी में टर्म का मतलब टाइम पीरियड। ऐसा कैसे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म आपकी जिंदगी, क्या आपके बच्चों की जिंदगी से भी बड़ा हो? ये लॉजिकली नहीं है। ऑफकोर्स बैंकों ने मांग की थी कि डेट फंड में पैसा जा रहा है, इसीलिए बैंक की टैक्स घटाने के बदली गवर्नमेंट ने डेट फंड की टैक्स बढ़ा दी, जो कि हमेशा गवर्नमेंट यही चाहेगी भाई, अगर अगर एफडी की पैरिटी लानी है तो एफडी की टैक्स घटा सकते थे, एफडी में इंडेक्सेशन दे सकते थे, बट इन्होंने डेट की इंडेक्सेशन हटा दी और डेट की लॉन्ग टर्म बेनिफिट हटा दी। तो आई थिंक उसको रिस्टोर करना इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू द 60 लाख डेट फंड इन्वेस्टर्स हु आर लार्जली सीनियर सिटीजन्स, मेरा ये मानना है। जी ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी राहत का आए। दूसरा शरद साहब, युवाओं की भी बहुत हमारे पास डिमांड आई, और वो अगेन टैक्स के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सिर्फ टैक्स ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो मैम अनाउंस करती हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे एक ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर हो, क्योंकि इकोनॉमी पर बूस्ट आता है तो युवा जो कि नौकरी ढूंढ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कहीं मिडवे हैं अपने करियर में, सीधा उन पर इम्पैक्ट आता है। उसको ध्यान में रखते हुए कोई अनाउंसमेंट आपको लगता है कल आएगी? क्या फोकस रहेगा?
बिल्कुल आएगी। मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है विपिन के युवाओं के लिए कुछ आएगा। युवाओं के लिए पहले तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आएगी, क्योंकि पीछे जो स्लो डाउन हुआ है, थोड़ी सी स्लगिशनेस जो इकोनॉमी में आई है, उससे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो भी डेटा अवेलेबल है, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लग रहा है उसको बूस्ट करने की, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, पहली बात। दूसरा, मुझे लगता है जो ये स्वरोजगार है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या छोटे स्टार्टअप्स हैं, इनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव दिया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे कल लग रहा है कि आएगी, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है कि हमारी जो स्टैटिस्टिकल कैप्चर एरिया है, उससे थोड़ा सा बाहर रहता है, उसका डेटा इतना कैप्चर नहीं हो। तो मुझे लग रहा है उनके बारे में भी कल कुछ सुनाई जरूर देगा। दूसरा, यूथ की एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी इस बार चर्चा चल रही है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गांव में मिलती है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेट्रो सिटीज में मिलती है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और यही लोग हैं जो आगे 2047 में भारत को विकसित की तरफ ले जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है उस क्वालिटी का जो गैप है, उस गैप को भरना बहुत जरूरी है। तो युवाओं से रिलेटेड कल मुझे एक नहीं, विपिन, आप सच पूछे तो अनेकों अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती हैं। क्योंकि युवा बहुत बड़ी तादाद में है। 35% से ज्यादा आबादी हमारा, 65% से ज्यादा हमारी 35 साल से कम की है। तो उन युवाओं की तरफ अगर ध्यान दें, और आप अगर विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, तो इन ये युवा ही उस टाइम मिडिल एज में और सीनियर सिटीजन एज में शायद पहुंच जाए। तो इनको तो हमें इंसेंटिव देना ही पड़ेगा, यही लोग ड्राइव करके ले जाएंगे। आपके लिए तो नहीं कहता, पर हम लोग शायद उस टाइम बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे, या होंगे भी नहीं होंगे। तो युवाओं की तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको कई महिलाओं की भी, मुझे लगता है विपिन, बहुत अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलेंगी। युवा, महिला और मिडिल क्लास का कल आप ज्यादा नाम सुनेंगे। वो मिडिल क्लास जो बीच में रह जाती है, ड्राइंग रूम में डिस्कशन करके चुप हो जाती है, कल आपको मिडिल क्लास की भी बात सुनने को मिलेगी, जो कि अब तक के लिए हमें कम सुनने को मिलती थी, विपिन। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हो तो युवा, महिलाएं, मिडिल क्लास, आई थिंक इस पे एफएम मैडम का फोकस होगा, नो डाउट। उन्हें पूरी इकोनॉमी का ध्यान रखना है। कई तरह के फैक्टर्स हैं, कई तरह के ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमारी या देश की सीमा से बाहर चले जाते हैं। कई बार इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी भी बहुत स्मूथ हम नहीं कह सकते, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आता है। तो कई सारे फ्रंट्स होंगे जहाँ उन्हें ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, उम्मीदें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जो हम हमेशा कहते हैं लगाना चाहिए, होती भी हैं। और अब तो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी वो उम्मीदें जग रही हैं। तो होपफुली कल काफ़ी उम्मीदें पूरी होती नजर आएगी। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, फिरोज जी। कल भी शरद जी और फिरोज जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ होंगे। तो मैडम निर्मला जी का जो भी बजट आएगा उसको अच्छी तरह से डिकोड करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, चाहे वो टैक्स के मामले में, या कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट जो आपके लिए, आपके फायदे के लिए, आपके काम की होगी, वो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, शरद जी के साथ और फिरोज जी के साथ डिकोड करके हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए सर। कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।